नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरत। हम लक्ष्य बनाते हैं, उनकी अवधि, निवेश की रकम वगैरह सब तय करते हैं और फिर उसी के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स में निवेश भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति के भरोसे आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, अच्छे रिटर्न की उम्मीद लगाए बैठते हैं, वो आखिरकार कौन है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है और उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो कौन सी बातें हैं जो एक फंड मैनेजर को अच्छा या फिर बुरा बनाती है। इन्हीं तमाम जानकारियों को देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जीएस फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फाउंडर जितेंद्र सोलंकी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो शो की शुरुआत करेंगे, चर्चा भी शुरू करेंगे और आपको ये भी तमाम बारीकियां बताएंगे कि आखिरकार फंड मैनेजर कौन होता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं शो में सवाल पूछने का तरीका, जो कि बेहद आसान है। फेसबुक और ट्विटर पर हमारा ये शो लाइव है, जहां पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर सीधे हमसे अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा सवालों को सोशल मीडिया के जरिए शामिल किया जाए और जितेंद्र जी ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे पाए। तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए, जो ट्विटर हैंडल और फेसबुक का हैंडल जो है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, आप अपने सवाल जो है वो लाइव हमसे पूछ सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जितेंद्र जी, जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं फंड मैनेजर्स की, तो सबसे पहले जरा ये समझाइए कि फंड मैनेजर होता कौन है। देखिए, जब आप एक निवेशक के तौर पर जब म्यूचुअल फंड कंपनी को आप अगर अपना पैसा मैनेज करने के लिए देते हैं, तो एक फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड कंपनी से अपॉइंटेड पर्सन होता है जो कि आपके इस पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। यानी कि आपके पोर्टफोलियो का क्या कंपोनेंट होगा, कौन से स्टॉक्स होंगे, किस तरह के स्टॉक्स होंगे, कौन सा स्टॉक कब बाय करना है, कब सेल करना है, और उस स्कीम का जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है। तो एक निवेशक जब अपनी एक स्कीम में पैसा लगाता है तो वो एक एक्सपर्ट यानी कि एक फंड मैनेजर के भरोसे पे पैसा लगाता है कि वो फंड मैनेजर उस स्कीम को मैनेज कर रहा है और उससे वो निवेशकों के लिए रिटर्न निकाल के दे रहा है। बिल्कुल। तो फंड मैनेजर जो है उसका काम यही है कि आपके लिए ऐसे फंड्स का चुनाव करना जिसके जरिए, जो ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करना जिसके जरिए आपको बेहतर रिटर्न हासिल हो पाए। लेकिन अगर बात करें जितेंद्र जी फंड मैनेजर के अनुभव की, अनुभव तो जरूर होता होगा, तो कितना अनुभवी जो होता है वो एक फंड मैनेजर होता है, किस तरह के अनुभव वो हासिल करता है जिसके बाद जो है वो निवेशकों का पैसा जो है वो लगा पाता है? देखिए, अगर आप फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी ही फील्ड के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया हुआ है। और ज़्यादातर फंड मैनेजर आपको एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी कंपनियों में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी काम किया हुआ है। तो एक फंड मैनेजर जो है, एक सीनियर फंड मैनेजर जो पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, वो आपको एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मिलता है। उसके नीचे कुछ नए फंड मैनेजर काम करते हैं जो आगे चल के फिर वो बड़े फंड मैनेजर बनते हैं। तो कोई भी फंड मैनेजर, आप किसी भी अच्छी स्कीम का फंड मैनेजर को अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छी नॉलेज है और एक अच्छा एक्सपीरियंस उसके पीछे जुड़ा होता है जिसमें कि वो एक फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छा एजुकेशन, अच्छे एक्सपीरियंस के बाद ही जो है वो आपके फंड्स को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अगर हम फंड मैनेजर की बात करते हैं तो उसकी फंड हाउस में पूरी भूमिका क्या रहती है? देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि फंड मैनेजर का रोल क्या होता है। तो फंड मैनेजर का रोल शुरू होता है कि आपने जो स्कीम में निवेश किया हुआ है उस स्कीम के पोर्टफोलियो को बनाना, उसमें क्या कंपोनेंट ऑफ स्टॉक्स होगा, उसमें कितने स्टॉक्स होंगे, उन स्टॉक्स के लिए जो रिसर्च और पूरी एनालिसिस होती है वो फंड मैनेजर के द्वारा होती है। फंड मैनेजर के नीचे टीम होगी रिसर्च एनालिसिस की जो ये काम करती है, लेकिन पूरा उसको ओवरसी जो करता है वो फंड मैनेजर करता है। इसके बाद वो फंड का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उस फंड में कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन सी सिक्योरिटीज़, उस स्कीम से जुड़े हुए कोई भी कंप्लायंस है, रिपोर्टिंग है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जो रिपोर्टिंग कंप्लायंस होता है वो रेगुलर बेसिस पे करना, और उस स्कीम से जुड़े हुए या उस फंड से जुड़े हुए थर्ड पार्टी हैं या जो टीम है उसको मैनेज करना। तो एक तरह से अगर आप फंड मैनेजर का रोल देखेंगे तो जब वो पूरा फंड मैनेज करता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंप्लायंस है, परफॉर्मेंस है या उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको फंड मैनेजर ही मैनेज करता है। तो सब कुछ जो है फंड मैनेजर जो है वो मैनेज करता है और इसके लिए ही मैनेज करता है जिससे आपको बेहतर से बेहतर जो है वो रिटर्न या फिर मुनाफा दिला सके। लेकिन ये प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे जो है वो निवेशकों का ध्यान रख पाता है? जितेंद्र जी, कैसे जो है
वो ये इस बात का ध्यान रखता है कि निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा वो रिटर्न हासिल करवा सके? देखिए, एक जब भी एक स्कीम बनती है तो स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स बनाया जाता है, और एक फंड मैनेजर जब एक बेंचमार्क इंडेक्स बनाता है और वो कंपोनेंट ऑफ स्टॉक्स बनाता है, तो हम दो तरह के फंड्स की बात करते हैं। एक आता है एक्टिव फंड मैनेजमेंट और एक होता है पैसिव फंड मैनेजमेंट। एक्टिव फंड मैनेजमेंट के अंदर कंपोनेंट ऑफ स्टॉक्स कैसे चेंज होगा, कितने स्टॉक्स होंगे, वो कब बाय और सेल होना है, ये सब फंड मैनेजर देखता है। और एक्टिव फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर का जो गोल या ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो बेंचमार्क जो स्कीम का लिया है उस बेंचमार्क को बीट किया जा सके, जिसको हम अगर भाषा में बोलें तो उसको हम अल्फा बोलते हैं, यानी कि बेंचमार्क से ज़्यादा कितना रिटर्न एक फंड मैनेजर जनरेट करता है। वहीं पे अगर पैसिव फंड मैनेजमेंट की बात करें तो पैसिव फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर का रोल होता है वो कंपोनेंट बनाने तक सीमित होता है, क्योंकि जो कंपोनेंट स्टॉक्स का बनाया जाता है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होता। जैसे इंडेक्स में फेरबदल होगा वैसे ही फंड के अंदर फेरबदल होगा। लेकिन एक्टिव फंड मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फेरबदल फंड मैनेजर अपना व्यू लेता है, आगे मार्केट कैसा बिहेव करेगा वो पर्टिकुलर रिसर्च करके कंपनी पे व्यू लेता है, उस कंपनी को स्टॉक्स को कब तक रखना है, कब सेल आउट करना है। तो ये जितना भी जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंड से रिलेटेड है ये सब फंड मैनेजर के हाथ में होता है और फंड मैनेजर इसको देखता है। तो जब निवेशक अपना निवेश करते हैं और उससे रिटर्न जनरेशन की बात करते हैं तो फंड मैनेजर का टारगेट ये होता है कि वो उस फंड के अंदर अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सके। जो एक न्यूनतम टारगेट होता है वो ये कि बेंचमार्क जो इंडेक्स फॉलो कर रहा है उस बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया जा सके। बिल्कुल, तो बेंचमार्क को तोड़कर रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कराने की कोशिश करता है फंड मैनेजर। लेकिन जैसा कि अभी आपने जिक्र किया एक्टिव फंड मैनेजमेंट का और पैसिव फंड मैनेजमेंट का, इसमें क्या अंतर होता है? देखिए, पैसिव फंड मैनेजमेंट जो होते हैं उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि फंड मैनेजर का रोल सिर्फ कंपोनेंट ऑफ स्टॉक्स बनाने तक होता है, यानी कि जो पैसिव फंड मैनेजमेंट है वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ही ट्रैक करता है और उसी इंडेक्स के बराबर रिटर्न निकालने की कोशिश करता है। तो अगर हम किसी इंडेक्स को ले लेते हैं और उसका एक इंडेक्स फंड बनता है तो उस इंडेक्स फंड के जो कंपोनेंट ऑफ स्टॉक्स होंगे वो उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग होंगे, और जब भी इंडेक्स में कोई फेरबदल होगा वही फेरबदल उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आ जाएगा। फंड मैनेजर अपनी तरफ से उसमें कोई व्यू नहीं लेता, उसमें कोई चेंज नहीं करता है, अपनी तरफ से कोई और कंपोनेंट नहीं बनाता है, क्योंकि उसका जो टारगेट होता है वो इंडेक्स के रिटर्न के बराबर रिटर्न कमाना होता है। लेकिन एक्टिव फंड मैनेजमेंट में पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो क्या रिटर्न निकाल के देगा उस फंड से। तो जो कंपोनेंट ऑफ स्टॉक बनाना है और जैसे मैंने पहले कहा कि उसको कैसे चेंज करना है, कितने स्टॉक्स रखने हैं, उस स्टॉक्स को कब बाय और सेल करना है, रिसर्च क्या बोलती है, फंड मैनेजर अपना व्यू लेता है, मार्केट के ऊपर व्यू लेता है, पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर व्यू लेता है। तो वो सब ये सब जानकारी लेकर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट में मुझे क्या करना है और कैसे रिटर्न निवेशकों को निकाल के देना है। यानी कि फंड मैनेजर की अच्छाई ये होती है कि वो हर बारीकी पर जो है, खबर पर जो है वो पूरी नज़र रखता है स्टॉक से जुड़ी हुई, जिससे वो आपके पैसे के जरिए आपको बेहतर रिटर्न भी दिला सके। खैर, हम इस बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार एक फंड मैनेजर के क्या क्या ऐसे पहचान है जिसके जरिए हम ये जान सके कि वाकई जो है वो हमें बेहतर रिटर्न दिला पाएगा या नहीं। लेकिन इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ तरुण डागा जुड़े हैं भोपाल से। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जी थैंक यू मैम। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैंने कुछ फंड जो हैं करीब 9 साल पहले 3 म्यूचुअल फंड है, HDFC टॉप 200 जिसका नाम पहले हुआ करता था और अभी टॉप 100 हो गया है, और एक HDFC बैलेंस फंड है और एक आदित्य बिरला सन लाइफ का यील्ड प्लस। ये 3 फंड में मैंने करीब 9 साल पहले SIP शुरू किया था 1000 रुपए पर मंथ तीनों में। जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये फंड में मैं 9 साल से इन्वेस्टेड हूँ, तो अभी इन्हें कंटिन्यू रखूँ या इनको चेंज करूँ? और क्या इस दौरान आपने अपनी SIP बढ़ाई है या शुरू से 1000 रुपए का ही निवेश कर रहे हैं प्रतिमाह? प्रतिमाह 1000 ही है। वो कुछ फंड नए मैंने अभी 8 महीने पहले और जरूर ऐड करे थे, तो वो है ICICI का डिस्कवरी फंड और एक DSP इक्विटी फंड और एक बैलेंस फंड और है ICICI का। ये उसमें 2-2000 रुपए की SIP अभी 8 महीने पहले शुरू करी है।
जी बिल्कुल। तो जितेंद्र जी काफ़ी पुराने निवेशक हैं, 9 साल से करीब निवेश कर रहे हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो के बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो जैसा इन्होंने कहा कि इन्होंने और नए फंड्स ऐड किए हैं, तो मेरी राय ये होगी कि नए फंड ऐड करने से आप रिटर्न बेहतर नहीं करते हैं, बल्कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक पर्टिकुलर स्टेज तक अच्छा होता है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फंड्स तक अच्छा होता है, लेकिन उसके ऊपर जब आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप जो रिस्क रिटर्न जो आप देख रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। तो मेरी राय में, और जैसे इन्होंने अपना निवेश बताया, हज़ार रुपये करके निवेश कर रहे हैं, तो इतने सरप्लस के साथ मेरी राय में 3 फंड बेहतर होंगे। आप 3 फंड का चुनाव करिए, एक लार्ज कैप रखिए, एक मल्टी कैप रखिए और एक आप जो है मिड कैप फंड रख सकते हैं। 3 फंड से ज़्यादा आप मत जाइए, और 3 फंड से अगर आप लेकर चलते हैं जिसमें कि तीनों कैटेगरीज जो है कवर हो जाती हैं, तो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन सकता है। ज़्यादा फंड ऐड मत करें, ज़्यादा फंड ऐड करने से आपका रिटर्न बेहतर नहीं होता है। बिल्कुल। तो ज़्यादा फंड्स जो है वो ऐड ना करें, कम फंड्स में ही अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए तरुण जी बेहतर रहेगा। जितेंद्र जी, एक अच्छे फंड मैनेजर की क्या पहचान है? कैसे हम पहचानें कि जिस फंड में हम निवेश कर रहे हैं उसको फंड मैनेजर जो है सही राह में लेकर जा रहा है या नहीं? देखिए, जब भी आप किसी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रेगुलर मॉनिटरिंग से आप ये पता लगाते हैं कि आपका फ़ंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। और जब आप फंड मैनेजर का चुनाव करते हैं, यानी कि आप फंड मैनेजर को देख रहे हैं, तो उस फंड मैनेजर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर उसने पहले फंड मैनेज किए हैं किसी और कंपनी में, तो उन कंपनी का क्या, उन स्कीम्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है। और जिस फंड से अगर ये जुड़ा हुआ है, अगर लंबे टाइम से कोई फंड मैनेजर जुड़ा हुआ है, तो इस लंबे हॉराइजन में उस फंड मैनेजर ने कितना परफॉर्म किया है, क्या उसने बेंचमार्क बीट करके कंसिस्टेंट अल्फा जनरेट किया है। इसके अलावा उसका क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, और एक पर्टिकुलर एएमसी के साथ वो कितने टाइम तक जुड़ा है। उस फंड मैनेजर के अगर रोल में कोई चेंज आया है, एक कंपनी से अगर दूसरी कंपनी में बदलाव आया है, तो उस स्कीम में क्या डिफरेंस आ जाता है, तो क्या है वो पूरी तरह से फंड मैनेजर पे ही डिपेंडेंट हो जाती है। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो एक निवेशकों को देखने की ज़रूरत पड़ती है जब वो एक पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करते हैं। जी बिल्कुल। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनके पास पहले चलते हैं। मानस मुखर्जी जुड़े हैं हमारे साथ। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, एक्चुअली मैंने मेल कर दिया था। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास एनपीएस तो है ही ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, और पीपीएफ में मैंने हर महीना 3000 रुपीज का एसआईपी है पीपीएफ में। और इसके अलावा मैडम म्यूचुअल फंड में मैं निवेश करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ऑलरेडी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक ईएलएसएस फंड है, तो उसमें मैंने 1000 रुपीज पर मंथ अप्रैल से दिस मंथ से स्टार्ट किया हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि और मैं 5000 रुपीज ईएलएसएस में, ईएलएसएस नहीं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूँ हर मंथ, तो उसके लिए कौन सा फंड में मैं चूज करूं मैडम? और बाकी 1000 और 2000 मैंने ईएलएसएस में भी निवेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जितेंद्र जी सरकारी कर्मचारी हैं मानस मुखर्जी, जैसा इन्होंने बताया 2500 रुपये प्रति माह जो है ईएलएसएस फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, और उसके अलावा 5000 रुपये का और मासिक निवेश जो है वो म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं। फिलहाल इनके पास एक फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ईएलएसएस स्कीम, जिसमें 1000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। तो क्या सलाह देंगे, किस में और निवेश कर सकते हैं ये? मानस जी, अगर आप कोई दूसरा ईएलएसएस फंड का चुनाव करना चाहते हैं तो मेरी राय में आप आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 चूज कर सकते हैं। अच्छा फंड है, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर रहता है फंड के अंदर, और काफ़ी लंबे समय से है। तो ये ईएलएसएस फंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी के साथ आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएगा। जहाँ तक 5000 रुपये पर मंथ निवेश की बात है, जो कि आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, तो मेरी राय में एक इंडेक्स फंड जैसे यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड और कोई मल्टी कैप फंड जैसे फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड है, इन फंड्स का आप निवेश कर सकते हैं। तो इन दोनों फंड के साथ आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं मैनेज कि आपको जो है आपकी सलाह मिल चुकी है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आप लक्ष्य को आसानी से हासिल भी कर लेंगे। खैर जितेंद्र जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे फंड मैनेजर्स को कैसे पहचान सकते हैं कि अच्छे हैं हमारे लिए फंड के लिए या नहीं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लगता है कि फंड मैनेजर्स का भी थोड़ा चैलेंज बढ़ गया होगा, चूँकि सेबी ने जो रिकैटेगराइजेशन किया था उसके बाद किस तरह की दिक्कतें जो है वो फंड मैनेजर्स को सामने आ रही हैं और क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े।
ये पिछले अगर 3-4 साल में आप देखेंगे तो सेबी ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। पहले प्राइस रिटर्न इंडेक्स फॉलो होता था, उसके बाद टोटल रिटर्न इंडेक्स फॉलो होने लगा, जिससे जो बेंचमार्क है उसका ही रिटर्न 1 से 1.5% बढ़ गया। यानी कि अगर फंड मैनेजर को बीट करना है तो अब 1.5% रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट ईयर सेबी ने रिकैटेगराइजेशन किया, जिसमें कि फिक्स मैंडेट ऑफ स्टॉक्स कर दिया हर कैटेगरी में। जैसे लार्ज कैप में जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं केवल उनमें निवेश हो सकता है 80% से ज़्यादा पोर्टफोलियो, और इसी तरह से मिड कैप का जो दायरा है वो भी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स तक सीमित कर दिया। और स्मॉल कैप का एक फंड मैनेजर के लिए बड़ा चैलेंज आ जाता है जब एक जो स्टॉक्स हैं वो अगर डिफाइन हो जाएं और लिमिटेड हो जाएं। तो लार्ज कैप अगर हम पोर्टफोलियो को देखेंगे ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, तो पहले के मुकाबले पहले फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिप्शन रहता था, लार्ज कैप के अलावा मिड कैप भी ऐड हो जाता था, और लार्ज कैप का एक्सपोजर जो है वो 65% से अबव होता था, लेकिन कभी 80% नहीं जाता था, उसमें थोड़ा ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड मैनेजर कर सकता था। बट अभी वो कंस्ट्रेंट आ गया है। तो चैलेंज जो फंड मैनेजर के लिए आएगा वो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंस अल्फा जनरेशन जो होगा वो आगे चल के फंड मैनेजर के लिए एक बड़ा चैलेंज आएगा, खासकर लार्ज कैप कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरीज में भी ये चैलेंज आएगा। आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप जो कैटेगरीज हैं वो पूरी तरह से अलग कर दी हैं। तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा आएगा, मिड कैप में रिटर्न ज़्यादा फंड मैनेजर निकाल सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। तो मेरी राय में अब निवेशकों को जो भी निवेश कर रहा है वो जब इन कैटेगरीज में निवेश करते हैं और फंड मैनेजर का अगर चुनाव करते हैं तो अब उनको अगले 5 साल के लिए परफॉर्मेंस देखना होगा, और देखना होगा कि कौन सा फंड मैनेजर या कौन सी स्कीम परफॉर्म कर रही है उनके क्राइटेरिया के मुताबिक। तो आगे चल के चैलेंजेस आने वाले हैं फंड मैनेजर्स के लिए, खासकर एक्टिव फंड मैनेजमेंट में। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो पैसिव फंड है यानी कि इंडेक्स फंड है वो पॉपुलर होता जा रहा है सिर्फ इसी वजह से। बिल्कुल, तो फंड मैनेजर्स के सामने भी है कई तरह के चैलेंजेस। खैर, कुछ सवाल जो है वो फेसबुक के जरिए आए हुए हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। एक हमारे पास सवाल आया है सचिन श्रीवास्तव का। ये बताते हैं कि इन्होंने डीएसपी ब्लैक रॉक NRNE यानी कि नेशनल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड में निवेश किया हुआ है। 3000 की इनकी SIP है और लॉन्ग टर्म का इनका निवेश का नजरिया 10 साल तक ये करीब करीब निवेश करना चाहते हैं। तो इस फंड के बारे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इस तरह के फ़ंड जो होते हैं वो थीमेटिक फ़ंड होते हैं, और थीमेटिक फ़ंड या सेक्टर फ़ंड का जब आप चुनाव करते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि अगर ज़्यादा रिटर्न हो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर पे या थीम बेस पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर वो थीम परफॉर्म करती है तो आपका फ़ंड परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस थीम को थोड़ा समझ सकें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो डीएसपी का ये फंड हो। अगर आप उस थीम को समझते हैं तो आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरी राय में अगर आप बिल्कुल समझ नहीं रखते हैं और आप पूरी तरह से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड देख के आपने निवेश किया है तो फिर एक लार्ज कैप मल्टी कैप फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बिल्कुल, अगर थीमेटिक फंड्स की अगर आपको समझ है तभी जो है सचिन जी इसमें निवेश करेगा, जैसा कि जितेंद्र जी ने भी सलाह दी। तो एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमें ईमेल के जरिए आया हुआ है लक्ष्मी कुमारी का। लक्ष्मी कुमारी जो है ये हमें ईमेल के जरिए लिखती हैं कि 2 साल से ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रही हैं और 4 फंड्स में इनका करीब 9500 रुपये का निवेश है। इनके पास जो फंड्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। SBI ब्लू चिप फंड है, इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड है और SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड है। इन्हें 10 साल में 15 लाख रुपए का फंड है और इसके अलावा 12 साल में 18 लाख का इनका एक लक्ष्य है। तो क्या सलाह देंगे, क्या ये अपने हालिया निवेश से अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगी? ये इनको अगर अपने दोनों लक्ष्य पाने हैं तो इनको लगभग 13,000 रुपये पर मंथ का निवेश करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखें कि इतना कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इनको प्रॉब्ली थोड़ा गोल रिविजिट करना पड़ेगा और अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जहाँ तक फंड्स की बात है तो इनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्कीम का एक्सपोजर है। मेरी राय में ये एक लार्ज कैप फंड एक रिप्लेस करके एक मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं, जैसे PPFAs लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है या फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड है। तो इस तरह के फंड एक मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। तो एक लार्ज कैप मल्टी कैप के साथ अगर एक स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और बेहतर जो है वो रिटर्न जनरेशन में इनकी मदद करेगा। बिल्कुल, तो एक मल्टी कैप स्कीम को अगर आप शामिल कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जितेंद्र जी, अब बारी आ गई है कुछ ऐसे फंड्स की जिनके बारे में आप रेकमेंड करना चाहेंगे, जिनके फंड मैनेजर्स जो हैं उन्होंने मिसाल पेश की हुई है और वो फंड्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, हालांकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में आप किसी ना किसी पर्टिकुलर फंड्स के आप देखेंगे कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 5-10 सालों में अगर किसी पर्टिकुलर आप फंड्स को देखें तो पहला जो नंबर पे आता है वो
मीरे के म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड्स आते हैं, और अगर आप मीरे एसेट मैनेजमेंट के जितने भी फंड्स देखेंगे तो सभी फंड्स ने पिछले 5 सालों के अंदर लगभग बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। वो मीरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड है, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे जो अभी अभी लार्ज कैप में चेंज हुआ है तो उसका फंड अच्छा रहा है। मीरे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो मीरे एक ऐसी एएमसी है जिसके फंड्स ने बेहतर परफॉर्म किया है, तो उसके फंड मैनेजर हैं नीलेश सुराना, तो उनकी स्ट्रैटेजीज ने अच्छा काम किया है। तो मेरी राय में पहले नंबर पे मीरे आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फ्रैंकलिन है, उसमें आर जानकी रमन है जिन्होंने फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा और स्मॉलर कंपनी जैसे फंड मैनेज करते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा ने 25 साल कंप्लीट किए हैं और लगभग 25% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, तो वे अपने आप में एक बहुत लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है। इसके अलावा राजीव ठक्कर हैं पराग पारिक एसेट मैनेजमेंट के, तो उनका पीपीएफएस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मल्टी कैप कैटेगरी में है ये, और मल्टी कैप कैटेगरी में इंटरनेशनल इक्विटी में भी एक्सपोजर रखता है। तो ये वो फंड्स हैं। इसके अलावा अगर आप एक और नाम लेते हैं तो चिराग सैतलवाद हैं, ये एचडीएफसी मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप को मैनेज करते हैं। तो ये वो फंड्स हैं, ये वो फंड मैनेजर हैं जिन्होंने पिछले 5 साल 10 साल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। बट जैसे मैंने कहा कि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, अगले 5-10 साल में हमें पता लगेगा कि कौन से फंड मैनेजर, यानी कि बिल्कुल फंड मैनेजर्स के लिए जो है वो चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और फंड मैनेजर से जुड़ी तमाम बारीकियां हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।